Good morning, students. In history, we will continue with the fourth chapter, Central Islamic lands. Okay. What we had discussed in the previous class was about a new faith, a new religion which came around 7th century BC. During 612 to 632, Prophet Muhammad, who considered himself as the messenger of God. ये important है. I told you in the previous class that he was not the God, he was the messenger of God. God हम अल्लाह को कहते हैं इस्लाम में. He preached the worship of a single God and उन्होंने एक single community बनाई और उस community का नाम था, उस community को कहते थे. Okay, so this was the community and God of course was and messenger was okay, and he was born in Makkah. He was a merchant by profession. इस ट्राइब को वो बिलोंग करते थे. दैट ट्राइब वाज this tribe name, let me find, his name was given of course. Yes, Quraysh. Okay, I mentioned in the previous video also. Now these are few names obviously sounding new to you, but you have to remember these names. So Quraysh ट्राइब को बिलोंग करते थे. वो मर्चेंट थे. मक्का में उनका जन्म हुआ, मक्का में वो रहते थे. एंड फिर उन्होंने एक रिलीजन, ओके, रिलीजन कौन सा? इस्लाम. ओके, सो ही डेवलप्ड कॉन्सेप्ट्स अबाउट इस्लाम एंड इसको उन्होंने प्रीच करना शुरू किया. इस्लाम में एक गॉड होते हैं जिन्हें अल्लाह कहते हैं एंड इस्लाम धर्म को मानने वाले जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, दे आर कॉल्ड उम्मा. ओके, नाउ दीज ट्राइब्स जिसको वो बिलोंग करते थे, हमने अरब कल्चर को समझा कि अरब कल्चर वहाँ पे कई तरह की ट्राइब्स रहती थी एंड दीज ट्राइब्स वर मोस्टली नोमैडिक इन नेचर. वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ पास्चर एंड फूड एंड ऐसे ही एक ट्राइब को बिलोंग करते थे मोहम्मद भी. बट ये नोमैडिक ट्राइब नहीं थी. सम ऑफ द ट्राइब्स हैड सेटल्ड डाउन इन सिटीज़. वो सिटीज़ में रहते थे. वो मर्चेंट्स थे एंड व्यापार करते थे. ओके, ईच ट्राइब आउटसाइड मक्का कंसिडर्ड द पिलग्रिमेज हज टू द शाइन. अब हम बात करेंगे एक होली प्लेस की और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उनकी जो होली प्लेस है मक्का है. मक्का में क्या चीज़ है, आखिर ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है. बट यहाँ पर है दिस अरेबियन कल्चर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस कल्चर में और इस्लाम धर्म के आने से क्या बदला. अरेबियन कल्चर में हर ट्राइब के अपने गॉड या गॉडेसेस होते थे और वो गॉड एंड गॉडेसेस को एक श्राइन, एक जगह पर रखते थे. ओके, जैसे हम हिंदूज रखते हैं उसे टेम्पल कहते हैं, वो भी एक श्राइन में उसको रखते थे एंड उससे प्रे करते थे. काबा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सभी ट्राइब्स, वहाँ इस एरिया के आसपास जो भी ट्राइब्स होंगे वो सभी आकर उन्होंने अपने यहाँ पर आइडल प्लेस कर रखी थी, अपने अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस की. यहाँ कोई सिंगल आइडल नहीं थी. ट्राइब्स की जो आइडल्स थी, ओके, गॉड या गॉडेसेस, उनकी आइडल्स यहाँ काबा पर रखी हुई थी. नॉर्मली उनके अपने ट्राइब के अंदर तो एक श्राइन होता होगा, वहाँ उनके गॉड एंड गॉडेसेस होंगे. बट ये काबा एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स के गॉड एंड गॉडेसेस और डिफरेंट ट्राइब्स वो थे काबा. ओके, सो काबा नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट प्लेस क्योंकि यहाँ पे सभी के गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं. ईयरली वो यहाँ पर एक आते थे और ईयरली पिलग्रिमेज साल में
एक बार जो होती थी दैट इज कॉल्ड हज। अब एक जगह हो गई मक्का में, एक सेक्रेट श्राइन हो गया काबा, और लोग आने लगे। ओके, these people they started coming and visiting काबा। ओके सॉरी, ये उमा तो बाद में इस्लाम आने के बाद होगा। दी ट्राइबल्स, ओके, दी ट्राइबल्स जिनके यहाँ पे गॉड्स एंड गॉडेसेस थे, वो इस काबा में आया करते थे ईयरली। ओके, एंड दिस पिलग्रिमेज वाज कॉल्ड हज। ओके, Makkah was located on the crossroads of a trade route between Yemen and Syria, which further enhanced this city's importance। तो इस सिटी की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि येमेन से सीरिया, तो येमेन टू सीरिया के बीच में जो ट्रेड रूट था, उस ट्रेड रूट पे पड़ता था ये शहर मक्का। मक्का की इम्पोर्टेंस इसलिए भी थी क्योंकि जैसे काबुल है बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स पर है। ओके, सो देयर वर मेनी टाउन्स, हमने मरी टाउन के बारे में मेसोपोटामिया में पढ़ा था, दैट इट वाज ऑन द ट्रेडिंग रूट। ओके, सो दिस सिटी ऑफ मक्का इट वाज इन द ट्रेडिंग रूट बिटवीन येमेन एंड सीरिया। येमेन एंड सीरिया के ट्रेडिंग रूट पर ये पड़ता था मक्का। ओके, The Meccan shrine was a sanctuary where violence was forbidden and protection given to all visitors। ये एक सीक्रेट जगह थी, यहाँ पर वायलेंस नहीं अलाउड था। ओके, नो वायलेंस एंड whosoever came here, बिकॉज ये एक सीक्रेट सेंटर था, एक पिलग्रिमेज का सेंटर था। यहाँ पर जो भी पिलग्रिम्स आते थे उनको प्रोटेक्शन मिलता था, और अपने अपने फेथ को मानने वाले लोग यहाँ आते थे। ओके, The Meccan shrine was a sanctuary where violence was forbidden and protection given to all visitors। Pilgrimage and commerce gave the nomadic and settled tribes opportunities to communicate with one another and share their beliefs and customs। Now ये एक ऐसा सेक्टर हो गया जहाँ पर डिफरेंट ट्राइब्स अपने बिलीव्स एंड अपने कस्टम्स को शेयर करने लगे। ओके, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती थी जैसे कि कुंभ का मेला होता है, डिफरेंट हिंदू कल्चर को मानने वाले लोग आते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं, वो एक मीटिंग पॉइंट होता है वेयर शेयरिंग ऑफ आइडिया टेक्स प्लेस। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं कि ये हज पर आते थे यहाँ पर मक्का में, एंड दे यूज्ड टू शेयर देयर आइडियाज एंड डिफरेंट बिलीव्स। ओके, ऑल्दो द पॉलीथिस्टिक अरब्स, ये समझना जरूरी है, अरब कल्चर पॉलीथिस्टिक था। बिलीविंग इन मेनी गॉड्स, अलग अलग गॉड्स को मानने वाले लोग, कई धर्मों, कई गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानने वाले, जैसे हिंदू रिलीजन में है। ओके, तो ये पॉलीथिस्टिक है अरब कल्चर के लोग, तभी तो यहाँ पे सभी ट्राइब्स की आइडल्स हैं, क्योंकि कोई एक सिंगल आइडल नहीं है। They were vaguely familiar with the notion of a supreme God, Allah, possibly under the influence of the Jews and Christian tribes living in their midst। Their attachment to idols and shrines was more immediate and stronger। Around 612, अब ये बदलेगा, 612 में मोहम्मद declared himself to be the messenger of God। ये डेट क्यों important है? Why we are writing this date 612? He was not born on this date। 600 CE, क्राइस्ट के 612 साल बाद 612 CE में, जिसे हम कॉमन एरा कहते हैं या क्रिश्चियन एरा कह सकते हैं, इस ईयर में ओके प्रॉफिट मोहम्मद, ओके इनफैक्ट मोहम्मद भी शुड राइट बिकॉज वो प्रॉफिट बनेंगे। मोहम्मद ही सेड दैट आई एम द मैसेंजर So I have been chosen by Allah to pass on His message to everyone। तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक मैसेंजर हूँ, और किसका मैसेज लेकर आया हूँ? अल्लाह का, सुप्रीम अथॉरिटी, दी ओनली गॉड। सो हिज कंसेप्ट वाज अगेंस्ट द प्रिवेलिंग अरेबियन कल्चर। जो अरेबियन कल्चर वहाँ पहले से था वो पॉलीथिस्टिक था, और ये एक नया कंसेप्ट था। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट गॉड्स, इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली वन गॉड, that is Allah। So is 612 he declared himself the messenger, and इस messenger के लिए जो
जो वर्ड है, क्योंकि इस्लाम में इस मैसेंजर के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज रसूल। Okay, so he said that I am Rasul of obviously Allah. So he declared himself as messenger of God who had been commanded to preach that Allah alone should be worshipped. और मुझसे कहा है गॉड ने, ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मैं वो मैसेज लेकर आया हूँ गॉड का कि आपको केवल अल्लाह को प्रे करना है, किसी और को नहीं। ओके, द वर्शिप इन्वॉल्व सिंपल रिचुअल्स। उस समय बहुत ज़्यादा इसमें नियम कानून नहीं थे, सिंपल रिचुअल्स के डेली आपको प्रे करना है, डेली प्रेयर्स जिसे सलात कहते हैं, एंड मोर प्रिंसिपल्स सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट। ओके, तो अगर हम उसको कैटेगराइज करें 3 पॉइंट्स में, तो फर्स्ट वाज डेली प्रेयर्स, कोई भी जब धर्म का जन्म होता है तो उसकी शुरुआत में नियम कानून बहुत कम ही होते हैं, फिर वो बनते काफ़ी बनते चले जाते हैं डिटेल्स में, जैसे जैसे उनके प्रॉफिट्स आएंगे नए नए नियम कानून जुड़ते जाएंगे। बट इनिशियली जो प्रॉफिट मोहम्मद ने नियम कानून बताए अपने लोगों को, इन्हें जो बताया कि आपको क्या करना है, वो ये थे that they have to pray daily. Okay, so they should pray daily. Second was they have to distribute दान देना। ओके, सो दे वर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट आर्म्स एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, एंड ऑफ कोर्स थेफ्ट नहीं करना है। ये सब चीज़ों को गलत माना गया, ये अच्छा काम था। यू हैव टू प्रे डेली, लोगों को दान देना है, एंड चोरी नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू okay, you have to abstain from theft. Muhammad was to found a community of believers ummah bound by a common set of religious beliefs. अब ये सारे इनके नियम कानून बनने वाले थे, इन सब की बिलीफ अब एक होने वाली थी। शुरुआती बिलीफ यही थी that they were supposed to pray daily, okay, and they were supposed to abstain from theft, चोरी नहीं करनी है, and they were supposed to give alms, दान देना था लोगों को, okay, who were in need. Now Muhammad's message particularly appealed to those Muslims who felt deprived of the gains from trade and religion and were looking for a new community identity. कई लोग समाज में पीछे छूट जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स को बहुत बेनिफिट मिला था, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग थे, एंड ये रिलीजन उन्हें अपील करने लगा। Those who accepted the doctrine were called Muslims. और इस कम्युनिटी के जो लोग थे वो कहलाए जो इन बिलीव्स को मानने लगे, ये सब प्रैक्टिस करने लगे, वो कहलाए मुस्लिम्स, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग। ओके, नाउ द कम्युनिटी वुड बियर विटनेस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजन बिफोर गॉड एज वेल एज बिफोर मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। सो those who accepted the doctrine were called Muslims. They were promised salvation on the day of judgment. Now एक और concept जो आगे बढ़ा वो था कि एक दिन आएगा which is called the judgment day. ये हर एक में उसमें भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। So this judgment day, judgment day is a day when obviously you will have to appear before Allah. मर जाने के बाद या जैसे भी है आपका भगवान से एक दिन तो सामना होगा ही, और वहाँ आपके हिसाब किताब होगा व्हाट यू हैव डन रॉन्ग एंड राइट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द जजमेंट डे। इसका जिक्र ऑलमोस्ट हर रिलीजन में है, हिंदू रिलीजन में है, क्रिश्चियनिटी में है, और ये कंसेप्ट इस्लाम में भी हम देखते हैं कि है। दे वर प्रॉमिस्ड सैल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड अ शेयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी व्हाइल ऑन अर्थ। ओके, तो दो चीज़ें कि आपको, आप अगर इस्लाम धर्म को मानेंगे तो आपको उस दिन सैल्वेशन, आपको मुक्ति मिल जाएगी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, प्लस जब तक आप धरती पर हैं आपको आपकी बरकत होगी, आपको जो रिसोर्सेज हैं जो आपको अभी तक नहीं मिले हैं वो मिल पाएंगे।
The Muslims soon faced considerable opposition from affluent Meccans who took offense to the rejection of their deities. जो एफ्लुएंट Meccans थे उनका जो कल्चर था उसके खिलाफ ही जाता था। जो एलिट लोग थे, मर्चेंट थे, उन्होंने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया क्योंकि ये उनके प्रैक्टिस के अगेंस्ट जाता था। They believed in polytheism, वो डिफरेंट आइडल्स में डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस पर बिलीव करते थे और यहाँ पर कोई आकर एक नया कंसेप्ट ऑब्वियसली लोगों को समझा रहा है, and is spreading a new religion. So obviously the people, the affluent people, the merchant class, they rose against Prophet Muhammad. Okay, Meccans who took offense to the rejection of their deities and found a new religion to be a threat and status for the prosperity of Makkah. उन्हें लगा कि मक्का के लोगों के लिए, उसकी prosperity के लिए, उसकी तरक्की के लिए ये सही नहीं है, इसीलिए वो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ हो गए। And Prophet Muhammad was forced to migrate with his followers to Medina. 612 में उन्होंने प्रीच करना शुरू किया। After 10 years, 622, he moves from Makkah and he goes to Medina. ये 622. So in 622, Prophet Muhammad shifted from Makkah to Medina with his followers. क्यों? क्योंकि जो elites थे, जो अरब कल्चर में बिलीव रखते थे, जो कि डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते थे, वो इस नए धर्म को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि मक्का की जो सिटी की प्रॉस्पेरिटी है वो सब इससे अफेक्ट होगी एंड इसीलिए उनके फेथ के खिलाफ ज़्यादा था। एंड दैट इज व्हाई दे अपोज्ड Prophet Muhammad, and Prophet Muhammad was forced to move to Medina with his people. Okay, so Muhammad was forced to migrate with his followers to Medina, but Muhammad's journey from Makkah was a turning point in the history of Islam. इसको हिजरा कहते हैं। Okay, this is हिज्र, जो मक्का जो जगह है, okay, वहाँ से इसको इसीलिए हिज्र कैलेंडर भी जो इस्लामिक कैलेंडर है वो इसी के नाम से है। Okay, so was a turning point in the history of Islam. अब यहाँ से एक कम्युनिटी एक साथ और होगी और यहाँ से एग्रेशन आएगा इनमें एंड वो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है जब मक्का से शिफ्ट हुए मोहम्मद अपने फॉलोअर्स के साथ मदीना में। The survival of a religion rests on the survival of the community of believers. अगर कोई फेथ है तो वो फेथ तब तक जिंदा है जब तक फेथ को मानने वाले लोग जिंदा हैं और उन लोगों को रिसोर्सेज की ज़रूरत है, एक सिस्टम की ज़रूरत है। अगर वो सिस्टम नहीं है, अगर उनको देखभाल करने के लिए कोई लोग नहीं है, उनके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बिलीवर्स भी खत्म हो जाएंगे। The community had to be consolidated internally and protected from external dangers. Consolidation and protection require political institutions such as states and governments which are either inherited from the past, borrowed from outside or created from scratch. अब एक सिस्टम तो बनाना होगा कि अपने लोगों को किस तरह से एक साथ रखा जाए, उनके लिए कहाँ से बाकी चीज़ें, बाकी रिसोर्सेस उनके लिए लाए जाए। इन मदीना मोहम्मद क्रिएटेड अ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो हम देख सकते हैं कि वो एक रिलीजियस उसको प्रीच कर रहे थे, एक नए धर्म को वो प्रीच कर रहे थे। ओके, रिलीजियस काम में लगे हुए थे और यहाँ पर आके वो एक पॉलिटिकल काम में भी उन्हें लगना पड़ता है क्योंकि अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपने इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उनके फॉलोअर्स थे इस्लाम के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हैड टू create a political order. The Ummah was converted into a wider community to include polytheists and the Jews of Medina. मदीना में Jews थे, Jews तो बहुत पहले से थे और उन्होंने इन लोगों को भी अपने साथ ले लिया। Okay, and everyone started considering Medina में Muhammad became the leader. He became a political leader also. He was already a religious leader. Now he also became a political leader. Muhammad consolidated the faith for his followers by adding and refining rituals. अब उन्होंने इसमें कुछ और सिस्टम में कुछ और चेंज करना शुरू किया एंड फिर वहाँ मदीना में जाके इसमें एक और चीज़ जो होती है वो है फास्टिंग। रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम्स फास्ट करते हैं
ये फास्टिंग का सिस्टम फिर बाद में डेवलप हुआ, ओके। एंड द कम्युनिटी सर्वाइव्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड as well as arms tax zakat. In addition, the Muslims organized expeditionary raids on Meccan caravans and nearby places. अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए रिसोर्सेज चाहिए और उनको फीड करने के लिए, उनके लिए ज़रूरतों का सामान पूरा करने के लिए ये करने क्या लगे कि मक्का से जो कैरावान्स निकलते थे, ओके, जो पूरे काफिले निकलते थे एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं, उन्हें रेड करने लगे, ओके, मक्का के लोगों को रेड करने लगे ये। एंड these raids provoked reactions from the Makkans and caused a breach with the Jews of Medina. After a series of battles, Makkah was conquered and Muhammad's reputation as a religious preacher and political leader spread far and wide. अपने लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए वो मक्का के लोगों पर अटैक करने लगे, रेड्स करने लगे, वहाँ से जो कैरावान्स निकलते थे उन्हें लूट लिया जाता था और लोग मक्का के खिलाफ हो गए। लेकिन मोहम्मद की रेपुटेशन बढ़ने लगी क्योंकि वो अपने लोगों के लिए जो लोगों की ज़रूरतें थी वो पूरा कर रहे थे। एंड देन ही शिफ्टेड टू मक्का, जहाँ से उन्हें निकाला गया था 622 में, वहाँ पर वो वापस पहुँचे। एंड मोहम्मद नाउ इंसिस्टेड ऑन कन्वर्जन एज द सोल क्राइटेरियन फॉर मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी। वो एक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे मदीना में और उन्होंने कन्वर्जन को एक जायज़ तरीका ठहराया कि एक ही तरीका है फॉलोअर्स को बढ़ाने का, वो है कन्वर्जन। इन द हार्श कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट्स, अरब्स अटैच ग्रेट वैल्यू टू स्ट्रेंथ एंड सॉलिडारिटी। वो मोहम्मद के अचीवमेंट से काफ़ी लोग कन्विंस थे एंड दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग टू इस्लाम। Muhammad's alliances began to spread until they embraced the whole of Arabia. And धीरे धीरे जो अरब वर्ल्ड जो था, अरेबियन पेनिसुला था, वहाँ सभी लोगों ने इस्लाम धर्म को मान लिया, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स। मदीना became the administrative capital और the emerging Islamic state। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का गढ़ हो गया, लेकिन रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस इंपॉर्टेंस अभी भी इस काबा की है, ओके। So he comes back to Kaaba, okay. Kaaba was cleansed of idols. यहाँ पे idols को हटाया गया काबा को, क्योंकि सिंगल गॉड को माना जाने लगा है। और जब भी मुस्लिम्स प्रे करते थे तो दे यूज्ड टू फेस टुवर्ड्स काबा, लेकिन यहाँ पर तो कोई डिफरेंट डेटीज रखी हुई है, उन डेटीज को हटाया गया काबा से। वहाँ से it was cleaned of idols as Muslims were required to face the shrine when offering prayers. In a short span of time, Muhammad was able to unite a large part of Arabia under a new faith community and state. The early Islamic polity, however, remained a federation of Arab tribes and clans for a long time. तो ये मोहम्मद के बारे में है। 612 से उन्होंने एक नए धर्म को प्रीच करना शुरू किया, वो था इस्लाम। और उन्होंने एक कम्युनिटी डेवलप की, उनके लिए कुछ रूल्स बनाए कि डेली प्रे करना है आपको, एंड यू आर सपोज टू गिव, आपको गरीबों को यू टू गिव आर्म्स, उन्हें जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है। प्लस यू ऑल्सो हैव टू फास्ट, ओके। ये फास्टिंग का रिचुअल वो उन्होंने बताया लोगों को। एंड पीपल वर ऑल्सो सपोज टू नॉट indulge in theft, चोरी नहीं करनी है, ये सब उन्होंने नियम कानून बनाए, ओके। देन कम्युनिटी को एक प्रोटेक्शन के लिए, उनके रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए दे स्टार्टेड अटैकिंग मक्कन कैरावन्स। उन्हें मक्का से निकाल दिया गया था 622 में, क्योंकि जो अरब का कल्चर था, जो पॉलीथीस्ट था, जो वो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डेटीज़ को मानते थे, उनके डिफरेंट आइडल्स थे, उनके खिलाफ जाता था मोहम्मद की टीचिंग्स, क्योंकि वो एक गॉड की बात करते थे एंड अरब कल्चर था पॉलीथीस्ट था, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कन्फ्रंटेशन होता है। अरब कल्चर को मानने वाले लोग, स्पेशली जो एलीट लोग थे, जो रिच लोग थे, जो मर्चेंट्स थे, उन्हें लगता था कि मक्का का जो कल्चर है, जो यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, ये सब खत्म हो जाएगा अगर इस्लाम बढ़ा तो। एंड प्रॉफिट मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू लीव मक्का विद हिज पीपल। ये माइग्रेटेड टू मदीना एंड मदीना में जाकर उन्होंने अपने लोगों को कंसोलिडेट किया, लोगों को कन्वर्ट किया,
मदीना में ही बिकेम पॉपुलर रिलीजियस एज वेल एज अ पॉलिटिकल लीडर। उन्होंने पॉलिटिकल एक सिस्टम डेवलप किया। ही ऑल्सो कंडक्टेड रेड्स टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू हिज पीपल। लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए उन्होंने ये मक्कन कैरावास को लूटना शुरू किया। ओके, बाद में वो मक्का से मदीना आए वापस, एंड मदीना में आने के बाद ही गॉट काबा क्लीन ऑफ आइडल्स, जहाँ से सब आइडल्स को हटाया गया, एंड दिस बिकेम दी सेंटर। ओके, तो कैपिटल जो पिलग्रिम्स के लिए इम्पोर्टेंट कैपिटल है वो सिटी है मक्का, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है मदीना। आफ्टर मोहम्मद्स डेथ इन 632 में उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत लंबा पीरियड नहीं है। ओनली इन 20 ईयर्स उन्होंने एक नए रिलीजन को डेवलप किया, लोगों को प्रीच किया, एक कम्युनिटी को डेवलप किया, और उनके लिए एक सिस्टम बनाकर उस एरिया में कन्वर्जन्स करके उनकी डेथ हो जाती है 632 में। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपेंड बिटवीन दिस 20 ईयर्स। अगर डिटेल में जाए, बट हम यहाँ पे एक रिलीजन को डिटेल में नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस एरिया में 600 BC से लेकर 600 CE से लेकर 1200 CE तक क्या हुआ उसको जानेंगे। सो इन 632 जब उनकी डेथ हो गई, नो वन वुड लेजिटिमेटली क्लेम टू बी द नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। अब एक मैसेंजर जा चुके हैं, अब अगला मैसेंजर कौन बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम लोगों ने बनाया नहीं था कि उनके बाद उनका फॉलोअर कौन होगा। एज अ रिजल्ट इज पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज ट्रांसफर्ड टू द उम्मा। ओके, उनकी कम्युनिटी के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी आ गई with no established principle of succession के अब उनके बाद कौन बनेगा। This created opportunities for innovation but also caused deep divisions among the Muslims। ना यहाँ पर deep divisions का जो मतलब लिखा हुआ है वो ये है कि यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दो ग्रुप में बढ़ गए थे, शिया एंड सुन्नी, कि कौन प्रॉफिट मोहम्मद के ज़्यादा क्लोज है, कौन नेक्स्ट प्रॉफिट बनेगा। इसको लेके लोगों में विवाद था। कोई एक ग्रुप को पसंद कर रहे थे, एक लीडर को, दूसरा ग्रुप दूसरे लीडर को, और इस तरह से वो कम्युनिटी बढ़ गई इनटू शिया एंड सुन्नी, जो कि अभी भी हैं। शिया को मानने वाले ज़्यादातर लोग ईरान में हैं, सुन्नी को मानने वाले लोग ज़्यादातर इराक में हैं, और ये बटे हुए हैं। हर जगह हम देखते हैं कि दो तरह की मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती हैं, शिया एंड सुन्नी। ओके, तो यहाँ पे इस्लाम धर्म के भी लोग बढ़ गए ऑफकोर्स, लेकिन उनका ये जो कॉन्सेप्ट कि एक अल्लाह है एंड वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुए। ओनली इनहेरिटेंस ऑफ कि कौन बनेगा नेक्स्ट मैसेंजर, उस चीज़ पे विवाद था। द बिगेस्ट इनोवेशन वाज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ खलीफत, इन व्हिच द लीडर ऑफ द कम्युनिटी बिकेम द डिप्टी ऑफ द प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होंगे उन प्रॉफिट का डिप्टी, उनका एक तरीके से लोअर पोस्ट जो होगी वो जाएगी खलीफा की। खलीफा कौन होगा? खलीफा विल बी द लीडर ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी का जो लीडर है वो उस रिलीजियस लीडर का डिप्टी हो जाएगा। ओके, जो कम्युनिटी है उसको आमिर और मुनिन कहा गया है, एंड जो डिप्टी है उसे खलीफा कहते हैं। ओके, द फर्स्ट 4 खलीफ्स, एक के बाद एक खलीफा हुए, और जो पहले 4 खलीफा थे उनके नाम 632 और 661 के बीच में पहले 4 खलीफा आए। They justified their powers on the basis of their close association with the prophet, क्योंकि वो प्रॉफिट के क्लोज थे, और ये जस्टिफिकेशन था कि हम भाई नेक्स्ट खलीफा क्यों बनेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोज हैं। ओके, एंड कंटिन्यूड हिज वर्क अंडर द जनरल गाइडेंस ही हैड प्रोवाइडेड। नाउ यहाँ पे ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द खलीफा वाज टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द उम्मा एंड टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट। तो 2 मेन काम होते थे खलीफा के, कि जो यूनिटी बनाए रखनी है, कंट्रोल कर अपने ट्राइब्स पे बनाए रखना है, और उनके लिए रिसोर्सेज का इंतजाम करना है। ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खलीफा की, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था। वो अपने फॉलोअर्स को लेकर गए थे, लेकिन फॉलोअर्स के लिए रिसोर्सेज का भी इंतजाम उन्होंने किया था। सो दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द खलीफा। उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, एक है कि अपने लोगों को पर कंट्रोल करना, ओके, उनको एक यूनिटी बनाए रखना, कंट्रोल से मतलब है, एंड सेकेंड वॉज टू प्रोवाइड देम resources, okay, to raise resources for them. Following Muhammad's death, many tribes broke away from the Islamic State and even raised their own prophets to establish communities modeled on the Ummah. The first Caliph Abu Bakr
suppress the revolts via a series of campaigns. Second Caliph Umar, तो कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद कुछ लोग मैंने इससे अलग होना चाहा, लेकिन अबू बकर जो कि फर्स्ट खलीफा थे उन्होंने इसको सप्रेस कर दिया, इस रिवोल्ट को। एंड जो सेकेंड खलीफा थे he was Umar, he shaped the Ummah's policy of expansion of power। वो जानते थे कि अगर कम्युनिटी को उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं की गई, रिसोर्सेज का इंतजाम नहीं किया गया तो फॉलोअर्स ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह से धर्म भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसीलिए अब इनको एक्सपैंड करना था क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत थी इन्हें। The Caliph knew that the Ummah could not be maintained out of the modest income derived from trade and taxes। ट्रेड एंड टैक्सेस से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए उनके रिसोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट था। Realizing that rich booty could be obtained from expeditionary raids, the Caliph and his military commanders mustered their travel strength to conquer lands belonging to the Byzantine Empire। Now यहाँ से शुरू होता है इस्लामिक एम्पायर का स्प्रेड होना। अगर आपको याद हो तो इससे पहले चैप्टर में रोमन एम्पायर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एम्पायर में लेटर फेज में डिवाइड हो गया था। एक लार्ज एम्पायर हो गया था और इसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए एक राजधानी तो रोम बनी रही जो कि शुरू से थी, इम्पोर्टेंट सेंटर वो रोम हो गया। एंड जो सेकंड था वो था बैजेंटियम, जो बाद में जाके कॉन्स्टेंटिनोपल बना कॉन्स्टेंटिन के नाम से। तो बैजेंटियम से कंट्रोल होता था ईस्ट रोमन एम्पायर एंड रोम से कंट्रोल होता था वेस्ट रोमन एम्पायर। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो पहले ख़त्म हो गया बिकॉज जर्मेनिक जो ट्राइब्स था उनकी वजह से वेस्टर्न रोमन एम्पायर पहले ख़त्म हुआ, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर तरक्की करते रहा और बाद में जाकर ये जो बैजेंटीन एम्पायर कहलाया, रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न रह गया तो फिर उसको रोमन एम्पायर की बजाय उसको बैजेंटीन एम्पायर कहा जाने लगा। और इस बैजेंटीन एम्पायर को अब इस्लाम को मानने वाले लोग अपने अंडर में लेंगे। दूसरा जो रूलर्स हैं उस समय वो हैं ससैनियन रूलर्स जो कि ईरान में हैं और उनकी भी अब पावर ख़त्म हो रही थी और इन्होंने उस एरिया को भी ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। तो दो जगह इन्होंने उधर ये बढ़े यहाँ पे और उन पोर्शंस को अपने अंडर में लेना शुरू किया। Realizing that rich booty could be obtained from expeditionary raids, अपने लोगों के लिए मेन रिसोर्सेज का इंतजाम करने का तरीका है कि हम अटैक करें, ऑक्यूपाई करें और इस तरह से हम रिसोर्सेज का इंतजाम कर पाएंगे। उन्होंने ट्राइबल स्ट्रेंथ, ट्राइब्स को एक साथ जोड़ने के लिए ये रिलीजन काम आया और इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर उन्होंने सब लोगों को वो एक यूनाइट कर पाए, एक फोर्स, अच्छी फोर्स बना पाए और फिर बैजेंटीन एम्पायर